नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जगदलपुर में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू माई दंतेश्वरी के पावन धरा बस्तर पहुंची और 3 दिवसीय बस्तर पंडुम 2026 उत्सव का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल रेमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, गजेंद्र यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव भी उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति ने बस्तर की सांस्कृतिक विरासत और आदिवासी परंपराओं की सराहना की। 3 दिवसीय उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदिवासी खेल और पारंपरिक कला कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस्तर पहुंची। बस्तर में पंडुम 2026 का शुभारंभ उन्होंने किया। दीप प्रज्वलित कर 3 दिवसीय उत्सव का उद्घाटन करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आए। मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस खास कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। तो पंडुम 2026 का शुभारंभ करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आईं। वहीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा, जिसे ग्रामीण गरीबों और मजदूरों की जीवन रेखा माना जाता है, अब उसी मनरेगा के मूल स्वरूप में बदलाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। मनरेगा को कमजोर किए जाने के आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरिहर प्रसाद यादव ने भारत के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार मनरेगा के अधिकार आधारित ढांचे के साथ छेड़छाड़ कर रही है, जिससे ग्रामीण भारत पर गंभीर असर पड़ सकता है। कांग्रेस ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि मनरेगा केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि ग्रामीण मजदूरों का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मजदूरी भुगतान में देरी, न्यूनतम मजदूरी में कटौती और पंचायतों के अधिकार सीमित किए जाने जैसे कदम इस कानून को कमजोर कर रहे हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि अगर मनरेगा में किए जा रहे कथित जन विरोधी बदलाव वापस नहीं लिए गए तो कांग्रेस ग्रामीण हितों की रक्षा के लिए आंदोलन को और तेज करेगी। कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा से करोड़ों ग्रामीण परिवारों की रोजी रोटी जुड़ी है और इससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ गरीबों पर सीधा हमला है। संग्राम के तहत 31 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में कलेक्टर कार्यालय घेराव हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर निर्धारित था। उसमें हमने आज 6 फरवरी का तय किया था, जिसमें हम लोगों ने कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने ज्ञापन सौंपा है कि मनरेगा जो पुनीत कार्य था, जो गरीबों के हित का था, मजदूरों का अधिकार था, उसे वापस किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस कानून को बदलकर एक नया योजना बनाया है, जबकि हमारा कानून था। हमने ग्रामीणों के मजदूरों के अधिकार के लिए कानून दिया था। हमारी रोजगार गारंटी कार्य था और महात्मा गांधी के नाम से कार्य था। महात्मा गांधी के नाम को मिटाने का जो इन लोगों ने कुत्सित प्रयास किया है, उसके विरोध में हमने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है। अलावा यहाँ के स्थानीय मुद्दे तो हैं ही, साथ ही जो मुख्य मुद्दा ये है हमारा कि इन्होंने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो मनरेगा के कानून को बदला है, महात्मा गांधी के नाम को हटाया है, इससे इन्हें एक मुहर लगा दी है इस बात पे कि ये गोडसे के पक्षधर हैं, गांधी के पक्षधर नहीं है। दूसरी बात, जो इसके मूल मुद्दा ये है कि पहले 10% और 90% का रेशियो था सर, ये 10% इनको देना था, 40 और 60 का हो गया। इस सरकार के पास ना तो कानून तो लागू हो गया, उसका बजट का एक पैसा नहीं आया, तो कानून लागू कैसे होगा, कैसे मजदूरों को भुगतान मिलेगा? एक चीज। दूसरी चीज कि जो कानून था, जो हमारा अधिकार था, वो अब योजना में परिवर्तित कर दिया गया। तो खबर पर ज्यादा जानकारी और ज्यादा चर्चा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष समीर जी हमारे साथ जुड़ गए। समीर जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू। समीर जी, मनरेगा कमजोर करने का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है और उसको लेकर प्रदर्शन भी हमने देखा है। क्या कुछ मांग है आपकी और किस तरीके का ये प्रदर्शन है? देखिए सर, हम लोगों के मनरेगा को जो केंद्र सरकार के द्वारा इसको कमजोर करने का जो काम किया जा रहा है, इस कानून को, इसमें हम लोगों का मुख्यतः 3 मांग है सर। इसमें पहला मांग हम लोगों का ये है कि महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को उसके मूल अधिकार आधारित स्वरूप में यथावत बना के रखा जाए। उसके नियमों के साथ जो छेड़छाड़ करके उस कानून को कमजोर करने का जो काम कर रहे हैं, इसको रोका जाए जी। और दूसरा ये है सर कि मनरेगा के अंतर्गत पंचायतों एवं ग्राम सभा को पूर्व की भांति जितना अधिकार था, काम मांगने का अधिकार,
ग्राम सभा को था। अब इसको जो ये लोग कम कर रहे हैं, काम मांगने के अधिकार को ये लोग खत्म कर दे रहे हैं। तो इसका क्रियान्वयन और निगरानी पूर्व समीर जी सुन पा रहे हैं आप? तो समीर जी से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है, उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि कांग्रेस ने राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा है। लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि मनरेगा से छेड़छाड़ को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। समीर जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। समीर जी, आपकी आवाज़ कट गई थी, एक बार पुनः मेरा वही सवाल है कि लगातार कांग्रेस की तरफ से मनरेगा को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे आपकी? सर, इस पर हम लोगों का मांग ये है कि जैसे पूर्व में जो मनरेगा के तहत जो अधिकार ग्रामीणों को ग्राम सभा के माध्यम से वो लोग काम मांगने का अधिकार था उन लोगों को, वो लोग ग्राम सभा करके अपने काम का मांग खुद कर सकते थे और अभी उस अधिकार को बंद करने का काम किया जा रहा है। राज्य सरकार के ऊपर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है 40% का। पहले क्या था कि 90% राशि केंद्र सरकार के द्वारा मिलती थी और राज्य सरकारों को 10% देना पड़ता था, तो आर्थिक बोझ भी राज्य सरकार के ऊपर कम पड़ता था। और अब जो है इसमें 40% राज्य सरकार को देना है। अब राज्य सरकार के पास उतना बचा ही नहीं है कि वो मनरेगा में 40% देगी, तो काम तो ऐसे भी बंद हो जाएगा। लेकिन समीर जी, केंद्र सरकार का तो साफ तौर पर यह कहना है कि मनरेगा में जो बदलाव किए गए हैं वो कहीं ना कहीं किसानों की भलाई के लिए हैं, इससे रोजगार के अवसर और ज्यादा बढ़ेंगे और साथ ही साथ किसानों को जो फायदा मिल रहा था उसमें और बढ़ोतरी होगी। आप मुझे ये बताइए सर कि किसानों को और मजदूरों को कैसे रोजगार मिलेगा इसमें? पहले मैं बता रहा हूं कि पहले 90% राशि केंद्र सरकार देती थी, अब 40 अब उसको 60% ही देगी। 40% राज्य सरकारों को वहन करना पड़ेगा, आर्थिक बोझ राज्य सरकार के ऊपर पड़ेगा। तो राज्य सरकार उतनी राशि देने की स्थिति में नहीं है सर। आप धान खरीदी देख लीजिए, धान खरीदी में उसका पैसा नहीं दे पा रहे हैं लोग। इतना झमेला, तो अलग से रोजगार गारंटी को फंड कहाँ से अवेलेबल कराएंगे? तो ये एक तरह से इस योजना को बंद करने का काम ही है। ना राज्य सरकार 40% दे पाएगी, ना मजदूरों को काम मिल पाएगा। ये स्थिति है। तो आगे कांग्रेस की और क्या कुछ नीति रहने वाली है या किस तरीके से इस प्रदर्शन को और आगे आप बढ़ाने वाले हैं? आगे अभी देखिए, हम लोग पहले तो हर निचले ब्लॉक, मंडल स्तर से, ब्लॉक स्तर से, कल हम लोगों ने जिला कलेक्टर का घेराव किया, इसी माननीय राज्यपाल को, राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन भी सौंपा कि पूर्व की भांति जो अधिकार थे रोजगार गारंटी अधिनियम में उसको यथावत रखा जाए। और इसके बाद हम लोग अब स्टेट लेवल में भी और सेंट्रल लेवल में भी अब और उग्र आंदोलन करेंगे और इस कानून को में जो छेड़छाड़ हो रहा है उसको रोकने की पुरजोर विरोध करेंगे, उसको रोकने का काम हम लोग करेंगे। चलिए समीर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि मनरेगा को लेकर जो छेड़छाड़ की जा रही है उसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी और कांग्रेस लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठाती हुई नजर आएगी। तो बता दें कि मनरेगा कमज़ोर करने का आरोप भी कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है और लगातार कांग्रेस इस पर अपना आक्रोश भी जाहिर कर रही है। इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन भी किया गया। वहीं छतरपुर जिले के राजगढ़ क्षेत्र में खजाना मिलने के दावे को लेकर मामला फिर गर्मा गया है। ग्राम पंचायत के सरपंच रमेश बिल्ला ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कथित खजाने को सरकारी संपत्ति घोषित कर जब्त करने की मांग की है। ज्ञापन में सरपंच ने उन सभी लोगों के नाम लिखित रूप में दर्ज कराए हैं जिनके पास कथित रूप से सोने के सिक्के और बिस्किट मिले थे। सरपंच ने स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की मिलीभगत के कारण अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मामला 28 जनवरी का है, जब राजगढ़ पैलेस के पास स्थित स्वर्गेश्वर रोड पर सैकड़ों लोग खजाने की तलाश में सड़क खोदते नजर आए थे। वसंत पंचमी के अवसर पर खुदाई की गई मिट्टी सड़क पर बिछा दी गई थी जिसमें सोने के सिक्के मिलने का दावा किया गया। अब सरपंच रमेश बिल्ला स्थानीय प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सच्चाई सामने लाकर खजाने पर उचित कार्रवाई की जाए। ये मामला क्षेत्र में चर्चाओं का विषय बना हुआ है और प्रशासन की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर रहा है।
को 2 मिले हैं, किसी को 8 मिले हैं, किसी को 15 मिले हैं और किसी को ऐसा सुना है मैंने। पूरी जानकारी मिली है जैसी वैसी नोट करते रहे, अवगत कराते रहे। और वो जांच हो गई कि सोने के ही है? वो क्लियर है सर, पीला रंग काय का होता है, सोने के अलावा कुछ होता ही नहीं। और अभी आपके पास है कोई सिक्का? अभी आपके मेरे पास नहीं है सर, फोटो जो आई है वही कौन देगा सर, मुझे थोड़ी देगा कोई। मेरे ट्रैक्टर में भर के आया, मुझे पता होता तो अपने घर में नहीं डलवा लेता सर। तो जो नल जल योजना की पाइपलाइन खुदी थी उसी को स्वर्गेश्वर रोड के लिए डलवाई थी, और डलवाने के बाद किसी तरह से पप्पू पाल की जीसीबी से जिला पंचायत सदस्य उससे प्लान करवाया। अब पहले पता ही नहीं था सर, जब वो पानी बरसा तो पानी बरसने से वो पीला रंग निकले आया। तो वहीं नजदीक है लक्ष्मी घोसी, उसकी लड़की को मिला, उसने बताया अपनी मम्मी को और अगल बगल वालों की 4-6 लोगों को। और मैं वहां से दूध लेके निकला, मैंने कहा क्या है, कह रहे थे नाक की कील गिर गई है इसलिए ढूंढ रहे हैं। अब हमको उसका पता ही नहीं था सर कि क्या कैसा। हमने की चलो भैया लेकिन हमारा रोड प्लान कर देना, गड्ढा नहीं कर देना। मुझे अपने रोड की थी, मुझे पता नहीं, बाद में पता चला कि सोने के सिक्के निकल रहे। फिर मैं दोबारा गया तो देखा तो 2 सिक्के मैंने जरूर देखे हैं, वो सोने के सिक्के ही है। रात में देखा मैंने, फिर रात में वो मीडिया वालों ने भेज दिया छतरपुर के लिए, फिर सभी जगह। मैंने कहा मैं स्थानीय हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ भेज दिया। कितने बजे की घटना है रात की? ये सर 6 बजे की घटना है, शाम 6 बजे की है, 5:30-6 बजे की। वो फिर तो सर 2-3 घंटे वहां खोदते रहिए कि करके, तो किसी को 1 मिला, किसी को 2 मिला। अभी सुबह मिले हैं 2, एक आदमी। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए राजगढ़ के सरपंच रमेश बिल्ला जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी बहुत स्वागत है आपका। जी सर। रमेश जी, क्या ये पूरा मामला है, जिस तरीके से खजाने का जो मामला गरमाया हुआ नजर आ रहा है और आपने पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा है इसको लेकर, क्या कुछ है ये पूरा मामला, एक बार आपसे जानना चाहेंगे। ये सर यथार्थ सत्य है, मैं आई विटनेस हूँ, मैंने स्वयं देखा है। 28 तारीख को शाम के 6 बजे की बात है, जो बसंत पंचमी को मेला कार्यक्रम के लिए मिट्टी डलवाई गई थी, नल जल योजना की गड्ढी में पूरी गई थी। उस काली मिट्टी में सोने के सिक्के निकले हैं, सोने की बिस्कुटें भी निकली हैं। जो ग्राम राजगढ़ के बद्री घोसी के लड़के 2 थे, लक्ष्मी घोसी के घरवाली बिटिया 2 बेटियां और जमुना घोसी के दोनों लड़के, और राम लोकेश अहरवार, राम भरोसी अहरवार, इन 5-6 लोगों ने वहां से निकाले हैं। और एक व्यक्ति को कम से कम किसी के 50 सिक्के, किसी को 125 सिक्के है। जमुना घोसी, बद्री घोसी, लक्ष्मी घोसी, बलवीर घोसी, इनके यहाँ 165 सिक्के गए हैं। बिस्कुटें अलग गई हैं। उसके अलावा राम भरोसी के यहाँ 44 सिक्के बताए गए। तो क्या मांग कर रहे हैं सर आप? मेरा ये है कि शासकीय खजाना है, किसी तरह से किसी की प्रॉपर्टी तो है नहीं है, तो शासकीय खजाने में जमा होना चाहिए। हाँ, और साथ ही साथ आप लोगों ने प्रशासन की मिलीभगत का भी आरोप यहाँ पर लगाया है। बताया जा रहा है कि अधिकारियों की भी मिलीभगत है इस पूरे मामले में। जी सर, मैंने जब किसी तरह से मुंशी जी को फोन किया, मुंशी जी और राकेश सिंह वहाँ पहुँचे, और पहुँचने के बाद मैंने कहा अब ये स्वयं अपने हिसाब से कर लेंगे, जब्ती करवाएंगे। और उन्होंने उनसे मिल करके बंदर बाट करके किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं तो वो जब मैंने मौका बता दिया उसको तो सामने बना लेते हैं, ऊपर इन्फॉर्मेशन करके 2-4 जगह की सामने बना के उसको रिजेक्ट कर लेते हैं। वो इनकी खुद लापरवाही है, कुछ उसमें हिस्सा मिल गया इसलिए शांत हो गए। उन्होंने गुमराह करके गलत खबर दे दी, जबकि मैंने तो मौका देखा है। पन्ना में 1.5 लाख के सिक्के बिके हैं, छतरपुर में सिक्के बिके हैं। अच्छा रमेश जी, जिन सिक्कों की आप बात कर रहे हैं और उसके बाद आपने ज्ञापन भी यहाँ पर सौंप दिया है पुलिस को, उसके बाद क्या किसी तरह की कोई संज्ञान लिया गया इस पूरे मामले में, या अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ा है पूरा मामला? नहीं सर, ठंडे बस्ते में पड़ा है, कोई सुन नहीं रहा। कल मैं एसपी साहब के यहाँ आया था, जब नहीं मिले तो मैंने आवक जावक में दे दिया, उसमें रसीद भी ले ली थी। अच्छा, कोई अधिकारी नहीं रहा। एसडीओपी साहब के यहाँ गया तो कह रहे थे भाई आपने शिकायत पुलिस महानिदेशक महोदय को कर दी है, हमको आदेश आएगा तो हम उसमें जांच करेंगे। ये बात हुई थी सर। यानी अभी तक कोई जांच पड़ताल इस पूरे मामले में नहीं हो रही है और बंदरबाट लगातार जारी है।
तो सर उसमें क्या है कि किसी तरह से एक और मैंने तो ये कहा है कि एक जांच कमेटी गठित की जाए, अमीठा थाने के अतिरिक्त की जांच कमेटी गठित हो जो किसी तरह से सही जांच निकले और शासकीय खजाने को जब्त करवाया जाए। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया जी नमस्ते। तो स्थानीय प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप भी यहाँ पर लग रहा है। खजाने को लेकर एक बार फिर से विवाद जो है वो गरमाया हुआ छतरपुर में नजर आ रहा है। राजगढ़ के सरपंच ने पुलिस को ज्ञापन भी सौंपा है और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और वो जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं मुंगेली जिले में फाइलेरिया यानी कि हाथी पांव जैसी गंभीर बीमारी से बचाव एवं नियंत्रण के लिए 10 फरवरी से 25 फरवरी तक सामुदायिक दवा सेवन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य जिले को फाइलेरिया मुक्त बनाना और आमजन को इस रोग के प्रति जागरूक करना है। कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशानुरूप देश को 2030 तक फाइलेरिया मुक्त बनाना है। जिले में 8,51,895 से अधिक लोगों का दवा सेवन कराने का लक्ष्य रखा गया है और फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी का पूर्ण इलाज कहीं भी संभव नहीं है, इसलिए इसका समय रहते रोकथाम ही एकमात्र उपाय है। कलेक्टर ने आमजन से अपील की है कि वो दवा सेवन करने के साथ सहभागिता करें और इस अभियान को सफल बनाएं। इस अभियान के तहत जिले के सभी क्षेत्रों में दवा सेवन के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे जहां लोग अपनी दवा ले सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर भी दवा सेवन कराएंगे। कलेक्टर ने कहा कि फाइलेरिया मुक्त मुंगेली बनाने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वो इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने परिवार और समाज को फाइलेरिया से बचाएं। ये फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम जो एक अभियान के रूप में केंद्र सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को देखते हुए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम जो है ये इसकी रूपरेखा रखी गई है और ये पूरी कंट्री में ये MDA प्रोग्राम किया जा रहा है। इसकी जो रूपरेखा जो तैयार की गई है वो 10 फरवरी से लेकिन 25 फरवरी तक एक एक व्यक्ति को, हमारे ज़िले की अगर बात की जाए, अगर यहाँ की जनसंख्या करीब 10,03,000 जनसंख्या है अभी आज की डेट में, उनमें से करीब 8,50,000 लोगों को ये दवा खिलानी है। और ये दवा जो है पहले मतलब ये इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़रूरी है कि जो फाइलेरिया का उन्मूलन इसलिए ज़रूरी है कि इसकी कोई दवा नहीं है, ना इसका कोई वैक्सीन है। और अगर फाइलेरिया जनित लोगों में के काटे हुए मच्छर से अगर किसी और व्यक्ति को मच्छर काट लेता है और उस व्यक्ति ने अगर कोई वो दवाई नहीं खाई हुई है तो उस व्यक्ति को 10 साल से लेकर 15 साल के बीच में कभी भी, 5 साल में भी हो सकता है, 6 साल में हो सकता है, कभी भी उसको फाइलेरिया हो सकता है। और एक बार किसी व्यक्ति को फाइलेरिया हो गया तो उसका कोई इलाज नहीं। वहीं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के ग्राम धामंदा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा का बयान चर्चाओं में आ गया। कार्यक्रम में मंत्री ने लाडली बहना योजना से जुड़ी जानकारी साझा करते हुए कहा कि गांव की 894 बहनों को हर महीने 1500 रुपये की सहायता दी जा रही है। सभा में मौजूद महिलाओं की संख्या पर सवाल उठाते हुए मंत्री ने कहा कि जल्द ही एक दिन सभी लाडली बहनों को बुलाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि जो कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी उनका नाम योजना की सूची से काट दिया जाएगा। मौके पर मौजूद लोगों ने मंत्री के बयान का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मंत्री के स्पष्ट शब्द और चेतावनी दिखाई दे रही है जिससे स्थानीय स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई है। ये बयान लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन और ग्रामीण महिलाओं के बीच चर्चा का विषय बन गया है। स्थानीय प्रशासन और सोशल मीडिया उपयोगकर्ता दोनों ही इस वायरल वीडियो पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मैं 5 तारीख को अपने इच्छा प्रवास पे था, अस्पताल का उद्घाटन करना था। सबसे पहले वहाँ बहनों को प्रणाम किया और अंत में बहनों को कहा कि सबको मैं मेरी ओर से भोजन पर आमंत्रित कर रहा हूँ। सारी बहनों को जो 800 निवासी हमारी धामंदा में बहना है कि मैं मेरी तरफ से उनको भोज दूंगा और सारी जानकारी उनको हम देंगे कि हम लखपति कैसे बन सकते हैं, दीदी कैसे बन सकते हैं, समूह कैसे चला सकते हैं। इस सारी योजना के लिए मैंने उनको कहा कि इनको बुलाइए। और मैंने कोई ऐसी बात नहीं की क्योंकि बहनों का जो एक संज्ञान में आया मेरा वीडियो में,
उसमें कोई पैसे ना काटे जाएंगे। डॉक्टर मोहन यादव साहब की सरकार है, पैसे उनको मिलेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे, कोई पैसा नहीं काटेगा। मगर कोई ने इसके माध्यम से मेरे संज्ञान में आए, किसी ने कहा कि नाम काटे जाएंगे, ये जोड़े जाएंगे, ऐसी मेरी ओर से कोई ऐसा वीडियो मैंने कहा नहीं। और अगर कोई असावधानी भी त्रुटिपन हो सकती है उसके लिए मैं वहीं छत्तीसगढ़ एमसीबी जिले के शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। मनेन्द्रगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ एक बाबू का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो सरकारी कार्यालय में टेबल पर पैर रखकर मोबाइल चलाते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कार्यालय समय के दौरान कामकाज छोड़कर आराम फरमाते हुए मोबाइल में वो व्यस्त हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहे व्यक्ति लेखा पर्यवेक्षक दिनेश प्रसाद शर्मा है और जो मनेन्द्रगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ है। इस तरह का आचरण न सिर्फ सरकारी नियमों और अनुशासन के खिलाफ है, बल्कि आम जनता के बीच प्रशासन की छवि को भी नुकसान पहुंचा रहा है। एक ओर सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधारने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग के कार्यालय में जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी कर्मचारी इस तरह लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद विभागीय अधिकारियों की चुप्पी भी सवाल खड़े कर रही है। अब देखना यह होगा कि जिला शिक्षा अधिकारी या उच्च प्रशासन इस मामले में कोई कार्रवाई करता है या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा। फिलहाल वायरल वीडियो ने शिक्षा विभाग की कार्य संस्कृति पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। उधर कोरबा चांपा भारतमाला मुख्य मार्ग पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा गिरी, जिसमें कार सवार 4 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उरगा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कार क्रमांक CG 10 PF 9922 में 4 लोग सवार थे, जो सभी बिलासपुर के मस्तूरी निवासी बताए जा रहे हैं। ये सभी लोग बिलासपुर मस्तूरी से कोरबा की ओर बारात में शामिल होने जा रहे थे। तेज रफ्तार के कारण कार का संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क से नीचे जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल दोनों लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद बिलासपुर रेफर कर दिया गया। हादसे में राहुल रॉय और विराट अग्रवाल की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के सागर जिले की देवरी तहसील में शुक्रवार को OBC, ST और SC संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में हल्ला बोल का आयोजन किया गया। इस आंदोलन में सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग एकत्रित हुए और रैली के रूप में नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए प्रदर्शन किया। रैली के दौरान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित अन्य महापुरुषों के जयकारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने नगर के प्रमुख चौराहों पर स्थित महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया और इसके बाद रैली SDM कार्यालय पहुंची। यहां तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों और मांगों को प्रमुखता से रखा गया। आंदोलन में शामिल लोगों ने कहा कि सामाजिक न्याय, सम्मान और समान अधिकार और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि SC, ST और OBC वर्ग से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई की जाए। हल्ला बोल आंदोलन में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा शामिल रहे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। देवरी में समस्त वर्ग के लोग नहीं आए हैं। देवरी में मात्र पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी वर्ग के लोग आए हैं और हम लोग UGC के समर्थन में आए हैं कि जो केंद्र सरकार द्वारा UGC के लिए जो पिछड़ा दलित आदिवासियों के हित में कानून पारित किया गया है उसको पुनः लागू किया जाए और उसी तरीके से लागू किया जाए जिस तरीके से वो बनाया गया। इसके लिए ये कोई घर का काम तो है नहीं। सर्वे रिपोर्ट आया कि OBC के छात्रों के साथ भी भेदभाव किया जाता है, तो सर्वे रिपोर्ट से सरकार ने UGC कानून लागू किया गया कि अगर इनका शोषण होता है या इनका अपमानित होता है जातिगत, तो वो भी न्यायपालिका के दायरे में आएंगी। अब इसमें गलत क्या है? मुझे तो नहीं लगता कुछ गलत है। अगर मैं काशी पटेल हूँ, मेरे को बेइज्जत करोगे तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? ये ज्ञापन उस वर्ग की आवाज है जिसको सदियों से दबाया जा रहा है। समय समय पे जैसे SC, ST, OBC के पक्ष में किसी भी प्रकार का कानून बनता है तो जो SC, ST, OBC के अधिकारों से विरोध करते हैं, जिन्हें पसंद नहीं कि SC, ST, OBC की इस देश में सामाजिक परिवर्तन हो, वो आगे बढ़े, देश में समानता है। मैं तो इसको ऐसा देख रहा हूं कि एक प्रकार के अन्याय नहीं,
ये 85% के साथ में हजारों प्रकार के अन्याय, अत्याचार, शोषण हैं। उनको कहीं न्याय मिलता ही नहीं है, सुलभ न्याय नहीं है, उनको सुलभ शिक्षा नहीं है, सुलभ रोजगार नहीं है। सारे के सारे दमन और अत्याचार हैं, सारा शोषण है। लेकिन इस वर्ग को आज अकेले एकता दिखाने की आवश्यकता नहीं है, इस 85% को जागने की आवश्यकता है। देखिए, आज जो हम लोग यहाँ पर आए हैं, यूजीसी के समर्थन में आए हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता है यूजीसी अगर है क्या। यूजीसी का मतलब सीधी सी बात है, जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा था स्कूलों में, कॉलेजों में सैकड़ों वर्षों से, उस भेदभाव को खत्म करने के लिए, समझिए पहले आप, उस होने वाले भेदभाव को खत्म करने के लिए इस कानून में अमेंडमेंट किया गया। और जब इसमें अमेंडमेंट किया गया तो भेदभाव करने वालों को तकलीफ हुई, और भेदभाव करने वाले पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। और हम समानतावादी व्यक्ति हैं, संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं कि यह कानून लागू हो, समानता का। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।